इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के लिए एक सैम्पल पेपर जो हमने बनाया है आपके लिए। और इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल जो है 13 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 13 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको देंगे, किस तरीके से लिखा जाए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दिए थे, वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको लिखना चाहिए, अटैम्प्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 35 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ये आपके जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब टोटल जो है 13 क्वेश्चन आपको पता है। सेक्शन ए में जैसा आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और बी सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो हो जाते हैं 30 मार्क्स। और सी में आता है 5 नंबर का एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। ये तो आपको पता है कि मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है, इसके 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट होता है मॉस्किटो। अपनी लाइफ साइकिल के पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम दी बॉडी पार्ट एंड दी होस्ट इन विच फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये जो इवेंट्स दिए गए हैं, ये पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये इवेंट किस बॉडी पार्ट में होगा, और किस जो बॉडी पार्ट है वो किस ऑर्गेनिज्म का। 2 ही ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन और मॉस्किटो यहाँ पर। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ पर, ये जो है डायग्राम जो मलेरिया का आपके एनसीईआरटी में दिया है वहाँ से लिया हुआ है। तो उस डायग्राम में एक साइड में ह्यूमन के अंदर होने वाले इवेंट और एक साइड में जो है मॉस्किटो में होने वाले इवेंट्स है। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स, अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको डायग्राम को, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा। तो हम आंसर इधर लिख के दिखा देते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, जो है आरबीसी। आरबीसी इन ब्लड, भाई ब्लड में ही होती है आरबीसी, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ह्यूमन, ठीक है। तो आरबीसी इन, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आरबीसी इन ह्यूमन, और नीचे लिख सकते हैं आरबीसी इन ब्लड, और नीचे लिख सकते हैं ह्यूमन। तो ये हो गया आपके पहले का आंसर। ऐसे ही फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको पता है मॉस्किटो की गट में हो रहा है। साफ साफ आपको डायग्राम में दिखाई देगा, मॉस्किटोज गट इसमें होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आप देखोगे तो आपको 2 जगह पर दिखाई देगा। एक तो लीवर सेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, वहाँ से साइकिल पूरी होती है, तो उसके बाद आरबीसी के अंदर। और ये भी किसका है, ये भी ह्यूमन क्या है, ह्यूमन में होगा। रिलीज ऑफ स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट आपको पता है क्या होते हैं, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन के लिए, जो कि मच्छर के, मॉस्किटो के गट में बनी फर्टिलाइजेशन के बाद, और स्पोरोजोइट जो है सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। जब ये मच्छर काटते हैं तो वहाँ पे जाके लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, और वहाँ से फिर जब ये इन्फेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, वहाँ से उनको सेल को लाइसिस करके ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। जैसे कि आपको पता है कि आपने तैयारी की होगी है, तो आपका क्या है कि एक पेपर को आप देखें तो आपको पता लगेगा कितनी तैयारी आपने की है अभी तक और कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है कि सेकंड क्वेश्चन में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे ऑर्गेनिक एसिड बनाया जाता है। तो आपको ये टेबल दी गई है, इसमें पूछा है ब्यूटरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। यहाँ पूछा है कि नेम दी माइक्रोब। तो माइक्रोब ब्यूटरिक एसिड किससे बनाया जाता है, आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटिलिकम। और साइंटिफिक नेम जब भी लिखोगे तो उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और ऐसे ही जो सिट्रिक एसिड किससे बनता है, ये बनता है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, और इसको भी अंडरलाइन करेंगे साइंटिफिक नेम। यहाँ पूछा टाइप ऑफ माइक्रोब। तो भाई क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है, बोटुलिकम क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो ये हो गया बैक्टीरियम। और ये एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंजाई है, यानी कि एक ये फंगस है। तो इस तरीके से आप जो है अटैम्प्ट करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने क्वेश्चन को देखना है और उसी तरीके से लिखना है।
और इसी के चॉइस में यहाँ पे जैसे चॉइस आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में मिलेगी, जैसे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए चॉइस है, तो चॉइस क्या है ये, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ऑन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपने देखा ही होगा, जो वाटर ट्रीटमेंट आपने 10th चैप्टर में जो पढ़ा है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई पहले जो पढ़ा होगा आपने कि फिजिकल ट्रीटमेंट होता है कि सेडिमेंटेशन होगा पहले, फिर नीचे जो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो जो इफ्लुएंट बचता है उसको फिर एरेशन टैंक में डाल देते हैं। एरेशन टैंक के बाद में फिर वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाता है, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया उस स्लज में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं जिसको फ्लॉक कहते हैं आप, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं आंसर दूँ, आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर है यहाँ पर डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि फ्लॉक बनाते हैं, फंजाई इन स्लज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। तो सिंपल ये आंसर आपको देना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और आगे अगर देखते हैं तो सीधा सीधा क्या मिलता है कि भाई इस डाइजेशन के दौरान क्या होता है, इस डाइजेशन के दौरान कि ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, आप आगे एक लाइन और लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, बायोगैस, जिसका यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए, लाइट वगैरह के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जो मैंने लाइन बोली इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट दें। तीसरा आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वायरस कॉजेज एड्स, किस टाइप का वायरस जो है एड्स करता है, तो आपको पता है HIV है। और यहाँ पर सही तरीका है तो आप ये भी लिखें कि जो HIV है वो क्या है, ये मेंबर ऑफ रिट्रोवायरस। भाई रिट्रोविरिडी जो है फैमिली है, जिसका एक मेंबर जो है HIV वायरस है। तो आप इस तरीके से लिखें। पूछ रहा है नेम इट्स जेनेटिक मटेरियल, तो अगली लाइन से आप लिखें इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपको पता है RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्या है कि फ्लो चार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज गिवन बिलो। नीचे एक चार्ट मिलेगा आपको अभी, उसमें आपको ABCD आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये रहा फ्लो चार्ट इस तरीके से, इसलिए बोलते हैं कि NCERT को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको पता है कि सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होगा, नीचे जो बैठ जाता है उसको इफ्लुएंट, और जो ऊपर रह गया वो प्राइमरी स्लज। तो जो इफ्लुएंट उसको क्या करते हैं, उसको जो है बड़े बड़े एरेशन टैंक में डालते हैं, जहाँ पर एजिटेशन वगैरह होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी, और फिर क्या बन जाता है, फ्लॉक बन जाता है। यानी कि बैक्टीरिया, फ्लॉक क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर उसमें हिलाना है, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एजिटेटेड मैकेनिकली और क्या करेंगे, प्लस उसमें एयर पंप की जाएगी, एयर इसमें ऐड हो जाती है। जैसे बड़े बड़े पूल होते हैं उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है पंखे टाइप जो है हिलाए जाते हैं, जिससे कि पानी ऊपर नीचे जाके गिरता है, तो ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, तो हवा उसमें एयर मिक्स हो जाती है, तो उसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो ग्रो करते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वेस्ट है, उसको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करके जो है पानी को साफ़ करने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है पानी के अंदर, इसीलिए क्या किया जाता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन को डाला जाता है, जिससे कि जो BOD है वो कम ना हो, मतलब सॉरी ज़्यादा ना हो। तो कम होगी BOD का मतलब क्या है कि वाटर पॉल्यूटेड नहीं है, और BOD अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर पॉल्यूटेड है। तो इसके साथ ही, इस स्टेप के साथ ही BOD क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि वाटर थोड़ा कम पॉल्यूट हो जाता है। तो उसके बाद हमने क्या कि बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर जाते हैं, तो फ्लॉक बन गया। फ्लॉक बनने के बाद में क्या होगा, अब इसको क्या करते हैं, फ्लॉक को सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं, सेटलिंग टैंक। तो बी का आंसर क्या हो गया, सेटलिंग टैंक। यहाँ पर क्या होगा, इस सेटलिंग टैंक में जो मिक्सचर है पूरा पूरा, वहाँ पे फ्लॉक नीचे बैठ जाएगा, बाकी चीज़ ऊपर रह जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन।
तो उसके बाद में इस फ्लॉक को जो नीचे बैठ चुका है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे बैठ चुका है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अभी सी का आंसर क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर इसको डाला जाएगा और जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करेंगे, जैसा कि इस चॉइस वाले क्वेश्चन में बताया था। और बाकी आपने ये प्रोसेस पूरी पढ़ी हुई होगी। डाइजेशन करने के बाद में कुछ गैसेस वगैरह इस दौरान डिकम्पोजिशन के दौरान निकलती हैं, जैसे मीथेन निकलती है, CO2 निकलती है, H2S हो गई, ये सब निकलती है। और इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो यहाँ से स्टेप से आप कर सकते हैं। 4 आपसे पूछे हुए, यानी कि आधे आधे नंबर का सारा ये स्टेप्स हैं इसके, तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। ठीक है, आधे आधे। तो इस क्वेश्चन का कितना हो गया, 2 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, साफ पहचान गए होंगे आप कि कॉनफॉर्मर्स और रेगुलेटर्स वाला है। तो ये क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ, इट इज शोइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स टू एबाइटिव फैक्टर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट। ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं। तो ए किसको कर रहा है, ए जो है आपने देखा कि यहाँ तक तो सीधी लाइन आ रही है, उसके बाद ये रह गया, यानी कुछ दूर तक तो इसने रेगुलेट किया, फिर ये सीधा हो गया। तो ये कौन सा है, ये हुआ पार्शियल। ये डायग्राम से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी में सीधा डायग्राम, वहाँ से क्वेश्चन उठाया, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो बी क्या है, बी देखो पूरा पूरा सीधी, ये जो बी है ये देखो इस तरह से लाइन जो जा रही है सीधी ऐसे, तो ये क्या है, रेगुलेटर। यानी कि इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल कैसी भी रहे, ये एक्सटर्नल लेवल ये लिखा हुआ है बेटा, ये यहाँ पर है नीचे। तो कोई भी हो इन्वायरमेंट बाहर का कैसा भी हो, इनकी इंटरनल जो कंडीशन है वो ऐसी ही रहेंगी। जैसे हम हैं, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, तो रेगुलेटर। और सी क्या हुए, सी हुए कॉनफॉर्मर्स। यानी कि जैसे जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट बदलता है, टेम्परेचर बदले कुछ भी, ऐसे ऐसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर ही बदलता है। जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, वो चीज़ इसलिए सर्दियों में देखने को नहीं मिलते। इसी में इसने आगे पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बिलोंग टू विच ग्रुप। भाई मैक्सिमम जो एनिमल इस धरती पर हैं और प्लांट हैं वो किस कैटेगरी, इन तीनों में से किस कैटेगरी में वो आते हैं। तो आपको पता है सीधा सीधा, अगर आप एनसीईआरटी में कॉनफॉर्मर्स की हेडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है उसने कि मैक्सिमम प्लांट और मैक्सिमम एनिमल्स, 99% ऑफ एनिमल्स और लगभग सभी प्लांट जो है कॉनफॉर्मर्स होते हैं, यानी कि अपना एनवायरनमेंट को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो कितने दिए हुए एनसीईआरटी ने, 99% तक। तो ये किसका आंसर क्या लिखेंगे आप, कॉनफॉर्मर्स। तो आपको स्टेप में लिखना है। जैसे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर आपने डाल दिया, तो आप करेंगे इसका ए पार्ट है, तो आपने क्या ए इक्वल्स टू क्या है लिख दिया आपने, बी लिखा, बी इक्वल्स टू क्या है, जो भी है वो लिख दिया आपने, सी लिख दिया। ये तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप क्वेश्चन का। दूसरा स्टेप क्या आता है आपका, आप लिखोगे कॉनफॉर्मर्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टेट एलेन्स रूल। एलन रूल क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जाम्पल। तो एलन रूल सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी मिलता है। तो एलन रूल में क्या कहा गया है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो मैमल्स हैं उनके जो लिम्स होते हैं या जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ईयर हो गए, पिन्ना ईयर का, लिम्स हो गए, हाथ पैर, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो सके और हीट का लॉस कम हो सके। तो ये आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी में सीधा आपको ये देना है डेफिनेशन कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ध्यान रखें, कुछ भी घुमा फिरा के ना दें, जितना पूछा है एग्जाम में सिर्फ उतना दें। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखें। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं किसी, जैसे पोलर बियर का या फिर फॉक्स का लिख सकते हैं, पोलर फॉक्स जो पाई जाती हैं, या फिर और भी देख सकते हैं, रैट का दे सकते हैं, जो ठंड में जो रहते हैं उनके जो ईयर वगैरह हैं वो जो है छोटे रहते हैं, और जो गर्मियों में ट्रॉपिकल एरिया में यानी गर्मियों वगैरह में रहते हैं, गर्म इलाकों में, उनके जो कान हैं, लिम्स हैं, वो बड़े होते हैं, जिससे कि गर्मी वो निकाल सके, हीट लॉस कर सके। जबकि
ठंडे इलाकों में हीट को कंजर्व करना पड़ता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी के चॉइस में इंटरनल चॉइस दी गई है कि इसमें भी ए है पहला पार्ट, स्टेट हाउ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको भारी पड़ सकते हैं कि ये है तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से, लेकिन ध्यान नहीं जाता। तो इसका आंसर देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका आंसर क्या लिखा है कि स्टेट हाउ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट, जैसे जैसे हमारा ह्यूमन में क्या होता है कि हम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं कि भले ही ठंड हो बाहर या गर्मी हो तो हमारा जो है 37 के आसपास कांस्टेंट रहता है। इसके लिए हम, ठंड है तो हम कपकपी आती है, गर्मी है तो हमें पसीना आता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है बेनिफिशियल क्यों है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, कि हम लिख सकते हैं, सीधा आंसर आप कैसे लिखोगे इसका, ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of species। तो ये सिंपल सा आपको ये लिखना है कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होगा तो उससे एक ऑर्गेनिज्म आराम से अपने फंक्शन कर सकता है उस टेम्परेचर पे। मान लीजिए अगर 30 के आसपास एक टेम्परेचर है तो हम आराम से, क्या है ना, हमें ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, तो प्रॉपर काम कर पाएंगे। वहीं धूप हो रखी है बहुत तेज़, 47 46 का टेम्परेचर हो रखा है, तो दिक्कत बहुत होगी, आराम से हम प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यही दिया हुआ है कि क्या हो गया, परमिट्स ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद ए मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी से एक ऑर्गेनिज्म अपना काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसका जो फिटनेस लेवल है वो भी बढ़ता है। इसी का सेकंड पार्ट दिया है कि ऑर्गेनिज्म कैन ओवरकम स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस, डिस्कस एनी टू। तो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में दिया का माइग्रेशन, सस्पेंड के अंदर है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज, इनमें से कोई दो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सेक्शन बी में चलते हैं। यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि नेम 3 काइंड्स ऑफ कमर्शियली अब्यूज ड्रग। सीधी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी। तो आंसर में हम पहले इसका आंसर लिखेंगे। तो हमें क्या है कि 3 टाइप के कौन से हैं, ऑपोइड्स। ठीक है, ऑपोइड्स है। दूसरा कौन सा है, कैनेबिनॉइड्स। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है कोका एल्केलॉइड्स। तो 3 ये दिए हुए हैं, सीधा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि इसके इफेक्ट और प्लांट। तो अपोइड्स जो होती है, जो पहला जो है, इसके आगे भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, अलग से भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ बना दिया, तो आप इसके सामने लिख सकते हैं जैसे ये इसका इफेक्ट क्या है, या फिर आप इसको ना, इस क्वेश्चन को जैसे आपने ऐसे लिखा कि अपोइड्स 3 टाइप के हैं, जैसे पहले में लिख दिया आपने अपोइड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट ऊपर लिखा है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा कि ड्रग्स लिख दिया, यहाँ पे इफेक्ट, और यहाँ पर प्लांट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको करने का तरीका, जिससे कि आपका एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर जाए। तो यहाँ पे अपोइड्स, नंबर 2 आप जैसे ऊपर लिखा कैनेबिनॉइड्स, और तीसरा आ जाएगा कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉडी पे, तो आपको पता है ये जो है डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, डिप्रेसेंट, एंड स्लो डाउन
द फंक्शन ऑफ बॉडी। डिप्रेसेंट है, जैसे हीरोइन है, मॉर्फिन है, ये क्या करते हैं, डिप्रेसेंट एज ए पेन किलर भी काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं बॉडी को। प्लांट कौन सा है, आपको पता है अफीम का पौधा होता है पेपेवर, पेपेवर सोमिनिफेरम। तो ये अंडरलाइन जरूर करना है आपको, साइंटिफिक नेम है। कैनेबिनॉइड्स यानी भांग का जो है, तो भांग में क्या रहता है, इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, ये इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। और भांग के पौधे का साइंटिफिक नेम है कैनबिस सैटाइवा। तो ये अंडरलाइन जरूर करना है, नहीं तो मार्क्स भी अगर प्रॉपर हो तो मार्क्स भी काट सकता है, क्योंकि साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये लीनियस का रूल है, तो आपको याद रहना चाहिए। कोका एल्केलॉइड्स, तो इसका इफेक्ट क्या है, ये करता है इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स डोपामीन को क्या करता है, ये रोक देता है, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। और आपको पता है डोपामीन भाई न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं जाके। तो ये है, साथ में और भी इसके तो और भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे क्या करता है ये भाई, प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया, ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी वाली जो एक फीलिंग आती है वो, ठीक है, ये आती है इसमें। और ज़्यादा ले लिया जाए, एक्सेस डोज ले ली जाए तो हलूसिनेशन करती है, हलूसिनेशन कर देती है ये, ठीक है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। तो इसमें बेस्ट रहेगा पहला, बाकी दूसरा और तीसरा भी लिख सकते हैं आप। प्लांट कौन सा है, प्लांट है इरिथ्रोजाइलम कोका, ये प्लांट है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो तरीका, क्वेश्चन को देखें पहले आराम से और देखें कि सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा इसका आंसर देने का। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, ये बेस्ट मेथड होगा इसको ऐसे लिखने का, पहले ड्रग, इफेक्ट और प्लांट, ऐसे आप क्या करते हैं टेबल की फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिव आंसर लगेगा एकदम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसी की इंटरनल चॉइस दी गई है कि ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स ऑन और इन ए होस्ट गेट्स its food from or at the expense of its host. Parasite can cause disease in human. Name 3 diseases in human and fill the table. ये टेबल दी हुई है, कोई 3 पैरासाइट के नाम लिख दीजिए आप, और उससे उसके जैसे मतलब डिजीज़ के नाम, उसके पैरासाइट और उसके सिम्टम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइफाइड लिख दिया, तो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, उसके 2-3 सिम्टम्स लिख दिए, कम से कम 2 लिखें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे निमोनिया लिख दिया, तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, और यहाँ पे इसके 2-3 सिम्टम्स आ जाएंगे। ऐसे ही कोई तीसरा जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड का वायरस राइनो वायरस है, ठीक है, और यहाँ पर उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। ऐसे ही 8th क्वेश्चन आता है कि नेम दी वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स। तो आपको पता है अभी डिस्कस अभी हुआ था, HIV है, और ये एक टाइप का क्या है, रेट्रोवायरस है। इसका रेप्लिकेशन सुटेबल डायग्राम, यानी कि डायग्राम से क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एड्स का जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है वो सिंपल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम को कोशिश करें कि पूरे पेज पर लाए, ठीक है, डायग्राम कोशिश करें कि पूरे पेज पर आए, और जो है अच्छा बड़ा जो डायग्राम है अच्छा लगता है, और मार्क्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ ओरी इन ए प्लाज्मिड। तो ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका क्या रोल है, तो आपको पता है ओरिजिन का इसका क्या रोल है, ये है रिस्पॉन्सिबल, आप सीधा आंसर लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। भैया आपने पढ़ा ही है कि जैसे वेक्टर है कोई, ठीक है, वेक्टर है प्लाज्मिड, जैसे PBR 322 ही है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है, तो यहाँ पर जब हम अपना DNA इसमें इंसर्ट करें तो वो उसको जो है सपोर्ट करे और
जो है हाई कॉपी, यानी कि जितनी ज़्यादा हमें कॉपी अगर बढ़ानी है, अच्छा रखना है, तो उसका ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है कि हमें ABCD ये पहचानने हैं। तो ए तो दिया हुआ है इन्होंने कि डाइजेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये तो दे रखा है। तो डाइजेशन के बाद में हम क्या करते हैं भाई, आपको पता है कि डाइजेशन हो गया तो अब उसका क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है, इसका करना पड़ेगा सेपरेशन। तो बी क्या आ जाएगा, बी जो बी है, बी के लिए आप लिखोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, तरीका होगा लिखने का कि आप पहले लिखेंगे ए के बाद में बी लिखेंगे, और बी को जैसे इसको आपने ब्लैक पेन से लिख लिया, जो आपको स्टेप दिए हुए, जैसे ये ब्लैक से, ये ब्लैक से, डी वाला ब्लैक से, ये एफ वाला ब्लैक से, और जो पूछा हुआ है इसमें बी लिखेंगे आप बीच में, और अपना स्टेप लिखेंगे बी। तो बी आपको पता ही है क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। DNA फ्रेगमेंट्स हमारी NCERT में कैसे दिया हुआ है, बाय अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद सी लिख देंगे, सेम डी लिख देंगे, उसके बाद ई आएगा तो ई बीच में लिखेंगे, ब्लू पेन से लिख सकते हैं आराम से, और इसमें लिखा आएगा इल्यूशन। आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अब बाकी आंसर आपको बेहतर पता है। इल्यूशन आपको अलग से भी याद कर ले, इल्यूशन डेफिनेशन पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दें। ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं है तो सीधा आप बी और सी करके भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे अच्छा लगेगा। उसके बाद है 10th क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस तरीके से ऑर्गेनिज्म ह्यूमन क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल वगैरह और फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, बाकी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिससे वो ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है। तो ये पूछ रहा है कि जो मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण है, जस्टिफाई, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे NCERT में जो है, वहाँ पर आपको NCERT में अगर आप पढ़ेंगे एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो वहाँ पे स्टेलर सी काऊ के बारे में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, स्टेलर सी काऊ जो है उसके बारे में एग्जाम्पल दे देना है कि पिछले 500 ईयर्स में स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ठीक है, ये सब क्या हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ही एक इफेक्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट में पड़ा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, डिस्कस विद एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको पहले बताना है, देखिए इस तरीके से क्या, अगर हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ का जो ये वाला एरिया, ये क्या होगी, 0 डिग्री इक्वेटर हो गई। तो इसमें हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच का एरिया है ये वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। और बाकी का भी यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं 66 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो एरिया ये कहलाता है टेम्परेट कहलाता है। ये साउथ टेम्परेट हो गया, तो ये नॉर्थ टेम्परेट हो जाएगा ऊपर का, तो टेम्परेट, ठीक है। तो ये रीजन, तो यहाँ से मान लीजिए अगर सन है, सन से जो लाइट पड़ेगी तो ये ट्रॉपिकल एरिया यानी कि इक्वेटर के पास का जो एरिया होगा ये वाला, इस वाले एरिया पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी। तो इसलिए जब ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो सीजनल, तो ज़्यादा जो है फूड बनेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, प्लांट ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से क्या होगा कि उसके आसपास जो एनिमल्स है वो भी ज़्यादा मिलेंगे। जबकि टेम्परेट जो एरिया है यहाँ पर उसके कंपैरिजन कम, और जो पोल्स हैं, ये पोल्स हैं, पोल्स पे बहुत ही ज़्यादा कम क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन और डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी तो ये आपको पहला तो ये दे दिया कि भाई अगर हम क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपको पहले देना है कि इक्वेटर के पास का एरिया कहलाता है ट्रॉपिक, और दूर वाला जो है जाते जाते तो ये आप दे देंगे 23 से 66 के बीच में टेम्परेट कहलाता है। और उसके बाद में आप NCERT के जो 3 पॉइंट हैं वहाँ पे जो दिए हुए हैं सीधे सीधे वो आप लिख देंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आराम से आप इसको सुन सकते हैं, NCERT में प्रॉपर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है लैटिट्यूड वाला जो हेडिंग है उसमें दिया हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन एंड ट्रॉपिकल हैव
remained undisturbed for millions of years. Second point है tropics are less seasonal, more constant and predictable. और third है tropical area receives more solar radiation, ठीक है, या सोलर एनर्जी। तो इसमें पहला पॉइंट का वही मतलब है कि जब जो ट्रॉपिक एरिया है यहाँ पर जो है बर्फ़ वगैरह नहीं जम रही है इतनी ज़्यादा जैसे टेम्परेट एरिया में है। तो दूसरी बात यह है कि डिस्टरबेंस बहुत कम है, सीजनल वेरिएशन कम है ट्रॉपिकल एरिया यानी कि इक्वेटर के पास, जिससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आगे का पता है उनको, जबकि टेम्परेट पर ऐसा नहीं है। खैर इसका आपको पता है, ये बस मैंने एक हिंट दी यहाँ पर। ऐसे ही एक इसी का बी पार्ट है, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ डेविड टिलमैन्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इसी से जस्ट अगले पेज पर डेविड टिलमैन का जो आंसर ये आता है, इसमें इसका कंक्लूजन, तो आंसर मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर, इसका आता है कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होने का मतलब है फ़ायदा। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी अर्थ पर उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये इसका कंक्लूजन सिंगल लाइन में। उसके बाद में एक ये फ्लो चार्ट दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी के बाद डी के बारे में बताएं। तो आपको पता है भाई ए क्या है, या नीचे पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है बी। बी तो आप अगर इसको देखते हो तो ये होते हैं मोलस्क, ठीक है, मोलस्क। और जो ए है, ए मतलब ये वाला जो पोर्शन है, तो ये भी एनसीईआरटी में ही है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100% लगभग एनसीईआरटी से ही आएगा, क्रस्टेशियंस। और जो ये डी, ये वाला पोर्शन है डी, तो ये है अदर जो ऑर्गेनिज्म है, अदर जो एनिमल्स हैं वो अदर एनिमल्स ग्रुप, अदर एनिमल्स ग्रुप। और उसके बाद में सी की बात करते हैं तो ये है इंसेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये इनवर्टिब्रेट के बारे में पाई चार्ट जो दिया था। उसके बाद पूछता है हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय IUCN के अकॉर्डिंग बताना है। अब इसने IUCN के अकॉर्डिंग पूछा है, ना कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। तो IUCN के अकॉर्डिंग क्या है, IUCN के अकॉर्डिंग है मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो IUCN के अकॉर्डिंग है, जबकि रॉबर्ट में, जो कि इसने नहीं पूछा है लेकिन फिर भी रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग क्या है, मोर देन, जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो है 7 मिलियन, ठीक है, ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है। तो किसी से भी पूछ सकता है IUCN या रॉबर्ट में। IUCN की फुल फॉर्म आप देख लेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसकी 2004 की रिपोर्ट के अनुसार कितना था। तो अगला जो है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 197 पर जो डायग्राम दिया गया है सिंपल, जिसमें एक तरफ ये बनाया है और एक तरफ जो है एक DNA बना दिया, उसमें से कट करके, यहाँ से कट करके इसमें क्या किया, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, और उसको क्या किया है फिर बैक्टीरिया की सेल में उसको डाल के रेप्लिकेट करा है। सिंपल वाला डायग्राम जो है, जो बेसिक दिखा रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, वो आपको बनाना है। यहाँ पर सेक्शन सी आता है जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको दो चॉइस मिलेगी, दो में से एक करना होगा। तो क्वेश्चन है, ए सोयल बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ प्लांट, इट ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ इट्स प्लाज्मिड DNA ड्यूरिंग द इन्फेक्शन टू होस्ट। आपको यहीं से पहचान लेना चाहिए जब वो बोल रहा है कि ये यहाँ पे इट प्रोड्यूस ट्यूमर और क्राउन गोल इन डाइकोट, तो एक तो ट्यूमर वाली बात आ गई, यहाँ से पकड़ लेना चाहिए आपको। दूसरा डाइकोट प्लांट में कर रहा है, यहाँ से पकड़ लेना चाहिए कि भाई ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, जो क्या कर रहा है, ये DNA को ट्रांसफ़र कर रहा है, नॉर्मल सेल को ट्यूमर में प्रोड्यूस करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, नेम द सोयल बैक्टीरियम, तो आपको पता है क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये है।
अब इस बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि क्राउन गॉल यानी ट्यूमर प्रोड्यूस करता है डाइकोट प्लांट में। अब पूछ रहा है नेम द स्पेसिफिक प्लाज्मिड विच पास ऑन टू द जीनोम, तो कौन सा है? इसके प्लाज्मिड को बोलते हैं टाई प्लाज्मिड। टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूसिंग, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और सी आता है हाउ इज द एक्शन ऑफ दिस बैक्टीरियम एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैसे फ़ायदेमंद है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? तो आपको पता है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को, इसको जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है अपने प्लाज्मिड की वजह से, तो इसमें जो टाई प्लाज्मिड के अंदर जो हार्मफुल जो जीन है उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि डिसआर्म्ड बुक करते हैं, बोलते हैं इसको डिसआर्म दी पैथोजन। और करने के बाद में क्या करते हैं, इसको जो है यूज़ किया जा रहा है प्लांट में डीएनए को, यानी कि इस डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैव नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, इसको आप मैच करना, एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी आपको, which is no more pathogenic to plants but is still able to use the mechanism of deliver genes of our interest into a variety of plants। तो यहाँ से अगर आपसे ये भी पूछ ले कि प्लांट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टाई प्लाज्मिड है, और जबकि एनिमल के लिए पूछता है तो रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसी के चॉइस में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि इमेज दी गई है ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने की, और ये रहा इमेज, इसमें ABCD हमें बताने हैं। तो ये रहा आइडेंटिफाई ABCD। तो ए क्या है, तो आप लिखेंगे आराम से, एक एक करके लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में ए पार्ट है, तो उसमें ए जो है, ए लिखेंगे, ए क्या आ जाएगा, प्रो इंसुलिन, यानी कि इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, नॉन फंक्शनल है। जो बी है, ये वाली जो चेन है ब्लू कलर की, ये कौन सी है, बी है ए पेप्टाइड, क्योंकि इंसुलिन में क्या होती हैं, 3 चेन होती हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। तो ए और बी मिलके फंक्शनल बनाती है, जबकि सी उसको नॉन फंक्शनल करता है, उसको अलग करना जरूरी होता है। तो सी क्या है, सी वाली जो चेन है, ये हरे रंग की जो है, ये है बी पेप्टाइड। तो ये एक चेन में होते हैं ना 30 अमीनो एसिड और एक में 21, टोटल 51 होते हैं। और सी, ये जो डी वाला जो ऑप्शन है, ये क्या है, ये है कट के फ्री हो चुकी है, तो फ्री सी पेप्टाइड। तो ये आंसर हो गया ए का। अब बोल रहा है कि दी चेन ए एंड बी सी आर लिंक टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, किस बॉन्ड से ये आपस में अटैच हो रहे हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है डायग्राम में 2 बार सल्फर बनी हुई है, तो क्या बोलते हैं, इसका बी का आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब सी बोल रहा है इसने, नेम द कंपनी वेयर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन वाज फर्स्ट डन, सबसे पहली बार जो सिंथेसिस की थी ह्यूमन इंसुलिन की ए और बी पेप्टाइड चेन को यूज़ करके, वो किस कंपनी ने की थी। तो आपको पता है 1983 में की थी। ठीक है, तो पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, इली लिली, जो इसका नाम है इली लिली इन 1983, ऐसे पूरा लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद डी की बात करते हैं। तो बोल रहा है दिस इंसुलिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड्स ऑफ विच बैक्टीरियम, यानी कि ये इंसुलिन बनाने के लिए जो ए और बी पेप्टाइड की जो जीन है, वो किस बैक्टीरिया में डाल के हमें इंसुलिन हमने प्राप्त की थी, ली थी। तो आपको सीधी सी बात है, ई कोलाई, जो साफ साफ लिखा हुआ है, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल के की थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं जहाँ पे सीधे सीधे आंसर दिए गए हैं, थ्योरी जो है कम दिख रही है आपको, तो ऐसे चॉइस में अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम का, और यहाँ पर ये मिला, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इंसुलिन वाला। तो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन की नेचर देखें कि किस में थ्योरी लिखी जा रही है और किस में टेक्निकल चल रहा है। तो ज़्यादा सेफ रहेगा आपको कि टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें जैसे कि ये इंसुलिन वाला क्वेश्चन, इसमें सीधे सारे आंसर टेक्निकल सीधे आ रहे हैं, सीधे 1 वर्ड की तरह आ रहे हैं। तो कोशिश करें सेलेक्ट करने की, सीखें कि कौन सा, पहले चूज़ करें कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है चॉइस में, क्योंकि जिसमें चॉइस नहीं हो तो करना ही है, लेकिन जिसमें चॉइस होती है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये करूँ कि वो करूँ, क्योंकि दोनों आते हों तो पता नहीं चलता है।
तो उसमें आप करेक्ट सोचें कि कौन सा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो, कुछ डाउट हुआ हो या कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस सैम्पल पेपर में इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी सैम्पल पेपर लाएंगे और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।